तो स्टूडेंट्स, ये हमारा हिंदी मीडियम जो है वो 9th क्लास का बल और गति के नियम चैप्टर है आपका, साइंस का, विज्ञान का। इसके ये कुछ जो है क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बल किसे कहते हैं? बल क्या है? किसी वस्तु को खींचने या धकेलने को बल कहते हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है और इसे हम जो है वो एन से दर्शाते हैं। तो किसी वस्तु को खींचना या धकेलना बल कहलाता है। बल का एसआई मात्रक जो है वो न्यूटन है। ये स्पेशली मैंने हिंदी मीडियम के लिए बनाया है आपका। बल के प्रभाव बताइए। देखिए, बल किसी स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकता है। बल जो है वो किसी गतिशील वस्तु को जो है स्थिर करता है। अगर कोई गति में वस्तु आ रही है या स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकता है, मतलब कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो उसे वो गतिशील कर सकता है। उस पर बल लगाकर हम उसे गतिशील कर सकते हैं। बल किसी चलती हुई वस्तु को रोक सकता है। कोई अगर दौड़ रही वस्तु, उसे बल लगाकर हम रोक सकते हैं, यानी गति कर रही हो तो। तीसरा, बल किसी गतिशील वस्तु की गति को बदल कर सकता है। गति को बदल सकता है। देखिए, आपने क्रिकेट खेलते हुए देखे होंगे, गेंदबाज दूर से गेंद फेंकता है जो बैटिंग कर रहा है उसकी तरफ, वो बैट का किनारा लगा के उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, बल किसी गतिशील वस्तु की दिशा बदल सकता है। ये अब गति को बदल सकता है। गति को, ये तो दिशा को बदल सकता है जो मैंने अभी समझाया था। गति को बदलने का मतलब होता है एक बॉल तेज़ी से आती है, उसको जोर से स्टॉक मार के और तेज़ कर सकता है, यानी कि बल लगा करके। बल किसी वस्तु का आकार बदल सकता है। मैंने आकार के लिए बताया था आप लोगों को कि अगर मान लीजिए कोई गेंदबाज गेंद फेंक रहा है और बैटिंग करने वाला जोर से बॉल पर मारता है, तो कई बार क्या होता है, गेंद की आकृति बदल जाती है। तो इस प्रकार से जो है बल किसी वस्तु का आकार बदल देता है। अब हमारे पास आता है कि संतुलित बल से आप क्या समझते हो। यदि किसी पिंड पर लगने वाले सभी बलों का परिणाम शून्य हो तो उसे हम संतुलित बल कहते हैं। देखिए, डेफिनेशन मैंने दोनों की सेम ही बताई है। परिभाषा काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखवाई है। ये कहता है, यदि किसी पिंड पर लगने वाले सभी बलों का परिणाम शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल में कई बार क्या होता है, देखिए, रस्सा खींचते हैं दो पार्टियाँ। कुछ बच्चे एक तरफ से रस्सी को पकड़ लेते हैं, कुछ दूसरी तरफ से पकड़ लेते हैं। अगर मान लीजिए ना तो इधर वाले उस रस्सी को खींच सकें ना दूसरी वाले खींच सकें, तो रस्सी वैसी की वैसी रहे, तो इसे हम संतुलित बल कहते हैं। और असंतुलित में क्या होता है, अगर एक तरफ की जो बच्चे काफ़ी मजबूत हो, दूसरी तरफ कमज़ोर बच्चे हो, तो मजबूत बच्चे वाले उस रस्सी को अपनी ओर खींच लेंगे, तो ये हुआ असंतुलित बल, क्योंकि दोनों तरफ से तो बराबर बल नहीं लगा। तो इसी प्रकार से यह कहता है, यदि किसी पिंड पर लगने वाले सभी बलों का परिणाम शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहा जाता है। और असंतुलित बल में कहते हैं, यदि किसी पिंड पर लगने वाले सभी बलों का परिणाम शून्य ना हो, बस ये शून्य ना हो, बस इतना इसमें है, बाकी डेफिनेशन दोनों की सेम है, तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है। यह पहला नियम कहता है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था या गतिशील अवस्था में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल ना लगाया जाए। ये कहता है कि कोई भी वस्तु है वो विराम की अवस्था में तब तक बनी रहती है या फिर गतिशील अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल जो है वो असंतुलित बल न लगाया जाए। अगर असंतुलित बल लगाते हैं तो विराम अवस्था है तो गतिशील बना सकता है, या गतिशील कोई वस्तु है तो उसे बल लगाकर उसे रोका जा सकता है। तो ये जो है न्यूटन की गति का पहला नियम है। दूसरा नियम न्यूटन की गति का क्या कहता है, ये कहता है कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर त्वरण उत्पन्न होता है जो बल के समानुपाती और उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है, अगर किसी, देखिए ये है ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, यानी कि हम फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए भी लिख सकते हैं। अगर त्वरण ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, त्वरण कम होगा तो फोर्स भी कम होगा। इसे इक्वेशन 1 मानते हैं। दूसरा इसने कहा है कि वस्तु पर बल लगाने पर त्वरण उत्पन्न होता है, बल के समानुपाती और द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है, अगर ए जो है वो बढ़ेगा तो मास घटेगा, अगर ए घटेगा तो मास बढ़ेगा, यानी कि ए का मतलब त्वरण। तो यानी कि ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m, ये क्वेश्चन सेकेंड। अब हम इसे लिख सकते हैं A = F/m, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट F = ma। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं।
तो ये गति का जो है वो न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। 3 नियम होते हैं और ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। प्रत्येक क्रिया में हमेशा बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी कि जब हम किसी गेंद को दीवार पर फेंकते हैं तो ये हमारी क्रिया हुई, और गेंद उस दीवार से टकराने के बाद वापस आती है, ये अब ये हुई प्रतिक्रिया। ये विपरीत हुई प्रतिक्रिया क्योंकि गेंद हमने सामने फेंकी और ये क्रिया थी, और गेंद वहाँ से वापस आई, ये हमारी क्या हुई, विपरीत प्रतिक्रिया हुई। तो इसे हम लोग कहते हैं न्यूटन की गति का तीसरा नियम। संवेग से आप क्या समझते हो? किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। यानी कि द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वो हमारा संवेग कहलाता है। यानी कि संवेग इक्वल टू द्रव्यमान गुणा में वेग। तो ये आप लोगों की का ये जो है इस तरह आ सकता है। ये इससे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं इस फार्मूले से। हमारा क्वेश्चन है कि जड़त्व से आप क्या समझते हो? देखो, जड़त्व जो है वो न्यूटन की गति का पहला नियम ही जड़त्व होता है। तो जड़त्व वस्तु का वह गुण है जो वस्तु पर तब तक आराम या गति की स्थिति में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करता। यहाँ पर आप असंतुलित लिख सकते हैं, असंतुलित बल कार्य नहीं करता, तो वह क्या होता है, विराम की अवस्था में रहेगी और गतिशील हो जाएगी। तो ये कह रहा है कोई वस्तु तब तक आराम या गति की स्थिति में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करता। अगर वो विराम या गति में तब तक रहती है जब तक हम उस पर कोई बाहर से असंतुलित बल नहीं लगाते। विराम की अवस्था में है तो अगर असंतुलित बल लगा देंगे तो गति कर लेगी, गति की अवस्था में है असंतुलित बल लगाकर उसे हम रोक सकते हैं। जड़त्व के प्रकार क्या होते हैं? देखिए, विराम का जड़त्व होता है। विराम के जड़त्व में क्या कहा जाता है? किसी वस्तु का वह गुण कि वह एक विराम की अवस्था में ही बनी रहती है, उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। यानी कि वो विराम की अवस्था में ही बने रहने का प्रयास करती है, तो उसे हम विराम का जड़त्व कहते हैं। और इसी में ही जो है वो गति का जड़त्व है। तो वस्तु का वह गुण कि वह एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है। यहाँ विराम की अवस्था है और यहाँ पर आ जाएगा समान गति की अवस्था। बाकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा दोनों की सेम ही है। तो यानी कि वस्तु का वह गुण कि वह एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है, उसे गति का जड़त्व कहा जाता है। स्टूडेंट्स, एक न्यूमेरिकल से इसी चैप्टर्स का, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट अपॉन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg, कैलकुलेट द एक्सेलरेशंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले आप लोगों को प्रॉब्लम आती है क्वेश्चंस में कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर बच्चों को कि न्यूमेरिकल्स में समझ नहीं आता बच्चे को कौन सी चीज़ क्या दी हुई है इसमें। तो पहले मैं इसके बेसिक बताता हूँ आपको। फोर्स का फार्मूला होता है m/a। F का मतलब होता है एक्सेलरेशन फोर्स, और इसका जो SI यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, इसे हम न्यूटन से नापते हैं। M का मतलब होता है मास, मास जो है वो किलोग्राम में आता है। और A का मतलब होता है एक्सेलरेशंस, ये आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाता है। तो ये तो हमारी इसकी यूनिट थी। अब हमारे पास फार्मूला पहला है F = m/a, और अगर हमें m निकालना है तो F/a, और अगर हमें a निकालना है तो ये होता है F/m। ये फर्स्ट फार्मूला, सेकंड फार्मूला और थर्ड फार्मूला, इन फार्मूला का यूज़ करके हम लोग न्यूमेरिकल्स को करते हैं। तो देखिए, आप लोगों को मैंने आपको बताया था कि छांटने में दिक्कत होती है क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। यहाँ पर दे रखा है आपका 10 न्यूटन। अब न्यूटन में क्या आता है, न्यूटन हमेशा फोर्स होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप गिवन, आपको F दिया हुआ है 10 न्यूटन। उसके बाद दे रखा है एक्ट अपॉन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg, मास दे रखा है 2 kg, m = 2 kg। तो हमें निकालना क्या है, अब दे रखा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन निकालना है A = ? तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट। एक्सेलरेशन का फार्मूला मैंने आपको ये लिखवा रखा है, A = F/m। तो हमारे पास ही आ जाएगा A = F, हमारे पास 10 न्यूटन, और ये दे रखा है आपका 2, और A जो आता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आता है।
2 से 10 को कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा। ए हमारा आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो इसी से रिलेटेड अभी तो इसने एक्सेलरेशन पूछा है, आपसे फोर्स भी पूछ सकता है, मास भी पूछ सकता है। अगर फोर्स पूछेगा तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर मास पूछता है तो इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक फार्मूला यूज और करना है। एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी, तो ये फार्मूला भी यूज होता है इसमें। और दूसरा फार्मूला मैंने बताया था आपको a इक्वल टू एफ अपॉन एम, ये फार्मूला भी यूज होगा इसमें। तो हमें यहाँ पर पूछा गया है कि 6 किलोग्राम द्रव्यमान यानी कि कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 6 kg। तो इसमें इस फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सबसे पहले देखिए गिवन लिखा हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है इसमें। यहाँ ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो मैंने आपको बताया था पर मीटर स्क्वायर अगर आता है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन होता है। तो a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आपको दिया हुआ है। और कैलकुलेट अच्छा इसके लिए मास दिया हुआ है 6 kg, यानी कि मास दिया हुआ है इसमें m 6 kg। तो निकालना क्या है आपको, कैलकुलेट दी फोर्स यानी कि बल निकालना है। तो फोर्स हमें निकालना है। मैंने आपको बताया था कि इन तीनों में से कोई भी फार्मूला यूज़ हो सकता है। तो फोर्स का होता है आपका m इंटू ए, और अगर आपको निकालना है m तो आपका आ जाएगा f अपॉन ए। तो तीनों फार्मूले मैंने पहले ही फर्स्ट न्यूमेरिकल्स में आपको बता दिए थे। और एक्सेलरेशंस की यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और f का जो होता है वो न्यूटन में आता है आपका, और m निकालना हो तो किलोग्राम में। तो देखिए हमें a दिया हुआ है, m दिया हुआ है, f निकालना है। तो वी नो दैट हम जानते हैं कि f इक्वल टू m इंटू ए, और f हमारे पास क्या है, f हमारे पास ये तो निकालना है, m हमारे पास है 6 और a हमारे पास है 5, ये न्यूटन। तो f इक्वल टू 30 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, ए बॉडी ऑफ मास 4 kg। देखिए मास दे रखा है 4 kg, इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये दे रखी है कि इस गति से चल रहा है। इफ़ द फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, फोर्स दिया हुआ है 12 न्यूटन, इज अप्लाइड ऑन इट, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, और टाइम दे रखा 1 सेकेंड। तो देखिए इसमें पहले सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन क्या क्या है। गिवन में सबसे पहले देखिए यहाँ पर मास दे रखा 4 kg, m इक्वल टू 4 kg, मास हो गया 4 किलोग्राम, और 4 मीटर पर सेकेंड दिया है। अब हमारे पास देखिए u और v, ये u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे इसे आरंभिक वेग, और v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, यानी कि इसका मतलब होता है अंतिम वेग। और इसके अंदर क्या दे रखा है, हमें चेक करना होता है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल दे रखी है। वो कहता है ए बॉडी ऑफ मास 4 kg इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड की उससे वो गति कर रही है, कोई 4 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु। ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, अब देखिए उसको फोर्स लगाया जाता है तो जनरल सी बात है कि उसकी स्पीड बढ़ेगी, घटेगी तो नहीं। तो बढ़ेगी तो फाइनल वेलोसिटी हो गई, यानी कि हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है। और इसके अंदर वो भी दिया हुआ है कि फोर्स भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12 न्यूटन, और टाइम भी दे रखा है, टाइम हमें दिया हुआ है कितना 1 सेकेंड। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है, सिर्फ हमें निकालना है v। तो v के लिए मैंने आप लोगों को फार्मूले बताए थे। एक फार्मूला ये होता है v माइनस यू अपॉन टी, ये फार्मूला हमें यूज़ करना है इसमें, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, यानी कि एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी।
अब बच्चों इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें v तो हमें दिया नहीं है और a भी नहीं दिया है, तो कोई भी अगर फार्मूला अप्लाई करते हैं तो उसमें सिर्फ एक अननोन चीज़ होनी चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए, बाकी सारी नॉन होनी चाहिए। अब इसमें तो दो चीज़ें अननोन हैं, एक a अननोन है और एक v है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले a निकाल लेंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, a इक्वल टू फार्मूला क्या होता है f अपॉन m। f हमें गिवन दिया है इसमें 12 और m दिया हुआ है 4 kg, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 3 जा और ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा निकल गया जी। अब हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो गया। अब तो हमें सीधा क्या करना है, हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी। तो a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी हमारा फार्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, a की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 3 इक्वल टू, और v की जगह हमें दिया ही नहीं है, v लिखेंगे, और u इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी थी 4 और टाइम है हमारे पास 1 सेकेंड, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, v माइनस 4 इक्वल टू 3 और v इक्वल टू 3, इस माइनस के 4 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो v इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। जो भी वेलोसिटी आती है इनकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। इससे पहचान हो जाएगी आपको कि ये वेलोसिटी गिवन है, और उसके बाद फिर इनिशियल और फाइनल तो आपने देखनी है। तो इसका फाइनली हमारा आंसर v जो है वो क्या हो गया, 7 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसका स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर तो असलेशन में होता है। तो स्टूडेंट्स मैंने 3 क्वेश्चन इसमें दिए हैं। फर्स्ट पार्ट हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, सेकंड पार्ट में बाकी के न्यूमेरिकल्स और बाकी जो क्वेश्चंस हैं मैं करवाऊंगा। वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।